वेलकम टू सुमित सर फिजिक्स। आज के हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गए हैं चैप्टर 5 मैटर एंड मैग्नेटिज्म का आपका शॉर्ट रिवीजन। यानी शॉर्ट रिवीजन इसमें रहेगा आपका टोटल के टोटल फार्मूला ए टू जेड देखेंगे कि फार्मूला में यूज कैसे करेंगे और कौन कौन सा टर्म है, इस टर्म को क्या बोलते हैं, और हर एक चीज़ को आपको एकदम दिमाग में घुसा देंगे। तो इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को लास्ट तक जरूर देखें और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ समझाने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक आप लोग पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इस चैप्टर में आपका मैग्नेटिज्म में हम दोनों में कुछ रिलेट करते हैं। मैग्नेटिज्म में और इलेक्ट्रोस्टैटिक में कुछ दोनों में आपको हम रिलेशन बताते हैं कि रिलेशन क्या है एक्चुअल में। इस चीज़ को थोड़ा सा चलिए गौर से समझिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग चार्ज को क्यू से पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? क्यू से। उसी तरह से मैग्नेटिज्म में हम लोग एक पोल स्ट्रेंथ पढ़ेंगे जिसको हम स्मॉल एम बोलते हैं। इसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ इस चीज़ को देख लीजिए थोड़ा सा प्यार से। वहाँ पे प्लस चार्ज माइनस चार्ज होता था, उसी तरह से यहाँ पे प्लस एम मतलब नॉर्थ पोल हो गया, और माइनस एम का मतलब जो हो गया आपका साउथ पोल हो गया। उसी तरह से माइनस एम का मतलब हो गया आपका साउथ पोल हो गया। वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे। सेम उसी तरह से यहाँ पे बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे। वहाँ पे हम लोग पी पढ़े थे इलेक्ट्रिक डाइपोल को, पी फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे एम पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। बस याद रखिएगा जो ई था वो बी बन गया, जो पी था वो बड़का एम बन गया, और जो चार्ज था वो पोल स्ट्रेंथ बन गया। इतना ही पे हम लोग अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर के। स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं, पूरे अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और फोड़ डालिएगा एग्जाम में। जानते हैं कि कई आप 30 पेज में जो पढ़े हैं उसी चीज़ को 2 से 3 पेज में हम लोग पढ़ लेना। मतलब एग्जाम के रात, जो आप एग्जाम के रात तो पॉसिबल नहीं है कि टोटल के टोटल कॉपी पढ़ के चले जाइएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए उस रात में पढ़ने के लिए शॉर्ट नोट है। तो अगर आप लोग शॉर्ट नोट नहीं बनाए हैं तो कॉपी में बिल्कुल नोट कर ले। चलिए देखिए, पोल स्ट्रेंथ और इसी को मैग्नेटिक चार्ज बोलते हैं, जो अभी आपको हम समझाए हैं कि आपको हम क्या बोलते हैं, प्लस एम से लिखते हैं। यहाँ पे एम से जो डोनेट करते हैं वो आपका पोल स्ट्रेंथ हो गया। एक ऐसा क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी, जैसे चार्ज स्केलर था उसी तरह से इसका एसआई यूनिट हो जाता है एम्पियर मीटर। ये बाहर बोर्ड के एग्जाम यानी बिहार बोर्ड को ही बाहर बोर्ड हम बोलते हैं, क्योंकि कम पढ़ के ज़्यादा नंबर आ जाता है, तो इसलिए उसमें आपका पूछ चुका है। देखिए यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ जो है आपका, नॉर्थ पोल को हम लोग प्लस एम से रिप्रेजेंट करते हैं, साउथ पोल को माइनस एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट अभी बताए हैं। अब मैग्नेटिक मोमेंट देख रहे हैं, यानी मैग्नेटिक मोमेंट बोलिए या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलिए, जिसको हम बड़का एम से डोनेट करते हैं, यानी बड़ा एम से डोनेट करते हैं। तो इस चीज़ को हम समझते हैं कि क्या बोलते हैं इसको। तो यहाँ देखिए, याद होगा आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप पढ़े हैं कि अगर हम लोग क्या करते हैं, कहीं पे प्लस चार्ज या कहीं पे माइनस चार्ज, यदि ये स्मॉल सेपरेशन डी पे रखते हैं तो वहाँ पे पी फोर पढ़े थे क्यू इंटू डी, इलेक्ट्रिक डाइपोल था। सेम उसी तरह से एक प्लस एम को और एक माइनस एम को, सेम उसी तरह से एक प्लस एम को और एक माइनस एम को अगर डी दूरी पे रखते हैं तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं। और मैग्नेटिक डाइपोल को हम बड़ा एम से डोनेट करते हैं, और इट इज डोनेटेड बाय बड़का एम, कैपिटल एम, और एसआई यूनिट जो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, और इसका फार्मूला जो होता है स्मॉल एम इंटू डी होगा। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल भी वेक्टर क्वांटिटी था, सेम उसी तरह से मैग्नेटिक डाइपोल भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव। जैसे हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, सेम उसी तरह से हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक देखेंगे। मान लीजिए कोई यहाँ पे है, कोई पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे है। पोल स्ट्रेंथ मतलब पोल, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, और यदि आर सेपरेशन पे है तो यहाँ पे जो फोर्स का फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे इस तरह से हो जाता है। बस जैसे चार्ज में था, म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू 10⁻⁻7 होता है। अगर आप लोग अभी तक नहीं याद है तो बिल्कुल याद ही कर। देखिए फुल एनर्जी के साथ, फुल जोश के साथ आप लोग
मेहनत कीजिए और लास्ट तक अब हम लगे हुए हैं, प्रत्येक दिन एक वीडियो अपलोड होगा। आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कम से कम मेरे लिए 5 सेकेंड 10 सेकेंड निकाल कर प्लीज़ कमेंट जरूर करें ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम इसी तरह का वीडियो अपलोड किए। तो आपका कमेंट आने के बाद मुझे लगता है कि बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है और मन करता है कि वीडियो प्रत्येक दिन अपलोड करें। तो आप लोग कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर अभी तक कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ कमेंट कर दें। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे BE फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में FYQ, सेम उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का है FYM। यहाँ पे देख रहे FYM, इस तरह से हम लोग चार्ज अगर यहाँ पे रहता था r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते थे तो क्या पढ़ते थे इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R²। सेम उसी तरह से हम लोग अगर कहीं पे पोल स्ट्रेंथ रख दिए +M और यहाँ से r दूरी पे पूछेंगे तो क्या हो जाएगा Km/R², यानी Km/R²। और K के जगह पे वहाँ पे होता था, इसके K के जगह पे होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे होता μ0/4 पाई, यानी μ0/4 पाई mr²। साथ क्या निभाओगे। चलिए देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एट एक्सियल पोजीशन और इन पोजीशन। याद होगा आपको, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखे थे K2 Kp/x³ एक्सियल पे। सेम उसी तरह से एक्सियल पे जो होगा डाइपोल के कारण वो मैग्नेटिक फील्ड वो क्या हो जाएगा, एक्सियल पे देख रहे हैं हम लोग, एक्सियल पे जो होगा वो μ0/4 पाई 2m/x³। जहाँ P था वहाँ M हो गया, बाकी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सेम उसी तरह से इक्वेटोरियल पे हम लोग देखे थे Kp/x³, उसी तरह से आपका μ0/4 पाई mx³। यहाँ देख रहे हैं इस तरह से, यानी दोनों पे आप देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट एट इक्वेटोरियल पोजीशन, जो डायरेक्शन होता था मैग्नेटिक फील्ड का, जो अपोजिट होता था मैग्नेटिक डाइपोल का, यानी इक्वेटोरियल। याद रखिए इक्वेटोरियल पे जो होता है फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होता है डाइपोल का। अब एक टॉर्क होता है जब डाइपोल को, याद होगा आपको, जैसे हम लोग चार्ज को रखते थे मैग्नेटिक फील्ड में, सेम उसी तरह से मैग्नेटिक डाइपोल को अगर रख देंगे तो यहाँ पे थीटा एंगल बना हुआ है, तो इसके बीच में जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा M×B फॉर इक्विलिब्रियम। यूनिफॉर्म में रखें तो आप ऐसे भी जानते हैं, अगर यूनिफॉर्म में रख देंगे तो नेट फोर्स क्या होता है 0। अगर इक्विलिब्रियम के लिए नेट देखा जाए तो ट्रांसलेशनल के लिए नेट फोर्स 0 और रोटेशनल के लिए टॉर्क 0। टॉर्क 0 कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 0 है, यानी टॉर्क का फॉर्मूला अभी हम लोग देखे हैं mb sin थीटा। यदि टॉर्क 0 तभी होगा जब साइन थीटा का वैल्यू 0 हो, चाहे 180 हो। टॉर्क 0 अगर 0 डिग्री पे होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, 180 पे होगा तो अनस्टेबल होगा। इस तरह से अब हम लोग देखते हैं एलिमेंट ऑफ अर्थ का कुछ एलिमेंट है। इस एलिमेंट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है किसी भी अर्थ के कोना में, किसी की अर्थ पे हम कहीं पे भी हम लोग पता कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। जैसे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ये देखते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डीप, इसी को बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, 3 होता है। एंगल ऑफ डीप जो होते हैं, ज़्यादा नहीं शॉर्ट नोट है तो मैं शॉर्ट नोट की तरफ पढ़ाऊंगा। अगर आपको लगे कि सर लॉन्ग नोट भी अपलोड कीजिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर हम बातों को ज़रूर रखेंगे और अपलोड ज़रूर करेंगे। एंगल ऑफ डीप जो है इट इज़ डोनेटेड बाय डेल, जिसको हम डोनेट करते हैं डेल से। एंगल ऑफ डीप जो है ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एंगल जो बनाते हैं उसी को एंगल ऑफ डीप बोलते हैं। वो आपको इक्वेटोरियल पे जाइएगा तो एंगल ऑफ डीप 0 होगा और पोल पे जाइएगा तो 90 डिग्री होगा। अगर मारेंगे तो 90 डिग्री यानी पोल पे चढ़ा देंगे, यानी कितना हो गया 90 डिग्री। और यहाँ से जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो BH cos थीटा, यानी देखिए B जो है तो इधर कंपोनेंट टूटेगा तो क्या होगा BS cos डेल और इधर B sin डेल।
तो ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, एक कौन सा हो गया आपका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। तो रिजल्टेंट निकालना हो तो क्या होगा, बी बी के स्क्वायर प्लस बी एच के स्क्वायर, बी बी मतलब वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर अब प्लस बी एच मतलब हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर, रूट में कर देंगे तो ये मेरा नेट आ गया, यानी इस तरह से। उसी तरह से इसको बोल दिए कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया रिजल्टेंट मैग्नेटिक का, वर्टिकल हो गया। वही डीप एंगल पूछेंगे कि आपसे डीप एंगल बता दिए, डीप एंगल हो गया आपका, हो गया बी बी बाई बी एच, बी बी बाई बी एच। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला देख लिए, हॉरिजॉन्टल का है, हॉरिजॉन्टल का हो गया बी साइन डेल, इस तरह से। अब देखिए कुछ कुछ आगे जो देख रहे हैं हम लोग, कुछ कुछ टर्म्स सब। मैग्नेटिक परमिबिलिटी, मैग्नेटिक परमिबिलिटी अगर एक के बराबर हो जाएगा तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, अगर एक के बराबर नहीं है तो क्या हो गया, मैग्नेटिक मटेरियल है। अगर एक के बराबर हो गया तो नॉन मैग्नेटिक, अगर एक के बराबर नहीं है तो मैग्नेटिक मटेरियल हो गया। मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक इंटेंसिटी जिसको हम एच डोनेट करते हैं, अब ये होता क्या है समझिएगा। अगर इट डोनेटेड बाई एच, जिसको हम डोनेट किससे करते हैं, एच से, और एच जो होता है आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोल रहे हैं जो, वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट ऑफ परमिबिलिटी, इस तरह से आपका हो गया, यानी एच इजकल टू बी बाई म्यू। रिलेटिव परमिबिलिटी का फॉर्मूला देखिए, रिलेटिव का देखते हैं तो रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होता है, परमिबिलिटी ऑफ मीडियम टू परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे हम लोग परमिटिविटी वहाँ पढ़े थे मीडियम का बाई फ्री स्पेस का, उसी तरह से हो गया म्यू आर इजकल टू म्यू बाई म्यू नट। देखिए ये यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि रिलेटिव परमिटिव में ऊपर में भी हम लोग देख रहे हैं म्यू, फार्मूला हो गया म्यू बाई म्यू नट। तो ये दोनों जो आपका देख रहे हैं वो क्या हो गया, सेम ही चीज़ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका यूनिट लेस और डायमेंशन लेस। चलिए देखते जाइए स्पीड में देखते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, आई इजकल टू एम बाई वी, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल, यानी मैग्नेटिक डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पेयर मीटर इनवर्स। एक होता है मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी, मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी ये एक रेशियो है इंटेंसिटी बाई एच का, यानी एच का एक्सएम। एक्सएम अगर नेगेटिव हो गया तो डाईमैग्नेटिक, अगर एक्सएम पॉजिटिव हो गया तो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक हो गया। देखिए क्यूरी लॉ बताए थे, क्यूरी लॉ बताए थे, यहाँ पे क्यूरी लॉ बताए थे। 3 टाइप्स ऑफ होता है मटेरियल होता है, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। हम लोग देखते हैं पैरामैग्नेटिक में तो म्यू का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, और मैग्नेटिक डाइपोल नॉट इक्वल टू 0। इसमें कहता है क्यूरी लॉ कि अगर जो मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, यानी जैसे ही है क्या की जगह टेम्परेचर बढ़े तो मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी क्या होता है, घटेगा, इस तरह से होगा। ये जो होता है आपको मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट किया जाता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होता है मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट किया जाता है, और ये जो होता है आपका सॉलिड लिक्विड गैस इस सब में पाया जाता है। इसके बाद इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखिएगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखिएगा, आप जो बोल रहे हैं इस चीज़ को सुन लीजिए क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं है। अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं आप मैग्नेटिक फील्ड में तो वीकर टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करता है। उसके बाद अगर इसका परमिबिलिटी देखा जाए तो ग्रेटर देन 1 होता है। मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी जो होता है वह स्मॉल होता है और पॉजिटिव होता है, स्मॉल और पॉजिटिव। वही देखा जाए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का पारा का दोनों का सिमिलर प्रॉपर्टी होता है, बस थोड़ा सा अलग है कि इसमें स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट करता है लेकिन ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। जैसे यहाँ पे एक्सएम जो है यानी मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी वो मच ग्रेटर देन 1, मतलब समझिए कि आपका बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा और थोड़ा सा क्या होगा, लार्ज होगा। और इसमें जो म्यू का जो वैल्यू है मच ग्रेटर देन 1 होगा, यानी परमिबिलिटी भी ग्रेटर देन 1 होगा। और इसमें भी होता है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो पारा की तरह बिहेव करेगा। मतलब यहाँ से जो ग्राफ देख रहे हैं किस तरह से बन गया, पारा। यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, यानी मैग्नेटिक मटेरियल जो फेरोमैग्नेटिक है उसको आप हीट कीजिएगा तो एक ऐसा टेम्परेचर से, क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर जैसे ही हीट कर दीजिएगा तो बन जाएगा पैरामैग्नेटिक। ये जो फेरोमैग्नेटिक है ओनली सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में याद रखिएगा,
निकल जो इसका एग्जाम्पल है, आयरन है, कोबाल्ट, ये सब आपका क्या हो गया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब डाईमैग्नेटिक में देख रहे हैं, डाईमैग्नेटिक ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, साथ साथ में मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी जो होता है इसका नेगेटिव होता है, तो ये ग्राफ जो बनेगा नीचे बनेगा, यानी एक्सएम वर्सेस टी का जब ग्राफ बना है तो नीचे बनेगा। और म्यू जो होता है लेस देन 1 होता है, और मैक्सिमम जो होता है नेगेटिव होगा, और उसके बाद ये जो होगा लार्ज होगा, इस तरह से। क्यूरी लॉ, क्यूरी लॉ कहा, मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी जो होता है, मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी जो होता है यानी एक्सएम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका जो होता है वो किसका होता है, मैग्नेटिक फील्ड का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, मैग्नेटिक फील्ड का, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर का। यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बारे में हम बात करें कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाइएगा उतना ही जल्दी अपने आप को मैग्नेटाइज करेगा, उतना ही मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी का घटेगा। तो यहाँ से मिलाने के बाद ये बी ऊपर में हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा नीचे में। जैसे ही घटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम क्या है, सी बी बाई टी। अब उसी तरह से लास्ट फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भूलिएगा नहीं, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं और पूछेंगे भी, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं टाइम पीरियड का फार्मूला है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेट। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो ऑसिलेट करता है तो उसका टाइम पीरियड का फार्मूला है, यानी एम बी, यानी 2 रूट, यहाँ पे टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आई बाई एम बी, आई बाई एम बी। देखिए अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो आप लोग पूरा थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, बस थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है। कमेंट ज़रूर करें ताकि, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि मेरा चैनल थोड़ा आप लोग के सपोर्ट से और ग्रो करे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे हम लोग पोल स्ट्रेंथ देखें, माइनस एम, ये क्या है आपका प्लस एम, इस तरह से। और अगर हम लोग क्या करते हैं, इफ वार मैग्नेटिक कट इनटू 2 इक्वल पीस सच दैट लेंथ बिकम हाफ, अगर लेंथ आधा आधा हो जाता है तो आप जानते हैं कि किसी मैग्नेट को काटिएगा तो उसमें अगर नॉर्थ साउथ होगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ साउथ क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि जो पोलैरिटी होता है ऑलवेज पेयर में होता है। तो मैग्नेट को बीचे बीच ऐसे काटने से उसके पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पोल जो स्ट्रेंथ है जो रिमेन अनइफेक्टेड रहेगा, लेकिन उसका मैग्नेटिक डाइपोल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, इसलिए क्योंकि बीच का गैप लेंथ क्या हो गया, आधा हो गया। लेकिन वही अगर मैग्नेट को, अगर वही आप मैग्नेट को बीच, वही अगर मैग्नेट को आप बीच से काटते हैं, अगर इस तरह से काटते हैं बीचे बीच, तो पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ घट जाएगा, यानी उसका जो पोल स्ट्रेंथ बिकम्स हाफ हो जाएगा, अब मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर इस तरह से एक पोल मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, एक मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, इसके बीच का एंगल थीटा है, तो इसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट जो हो जाएगा रूट अंडर m1 के स्क्वायर प्लस m2 के स्क्वायर प्लस 2 m1 इंटू कॉस थीटा। इसको याद रख लेना है, ये आपका हो गया फार्मूला। चलिए ठीक है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को